नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में हिंदी का लेवल क्या रहने वाला है, हिंदी में कितने कठिन तक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसी को ध्यान में रख करके आज मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। प्रश्न काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेवल थोड़ा सा ऊंचा है प्रश्नों का, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा कठिन प्रश्न करना आता है तो फिर सरल प्रश्न तो आप हंसते खेलते कर लेंगे। बेटा, यदि आपको गहराई में तैरना आ रहा है तो फिर उथलेपन में यदि आप जाते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न हैं, और कोशिश करिएगा यहाँ पर आप कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न को अटेम्प्ट करें, आंसर देने की कोशिश करना है आपको। भले ही आंसर गलत हो जाता है लेकिन कोशिश करें कि आप आंसर दें। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आज का प्रैक्टिस सेट मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। मतलब एक लेवल है आज के प्रैक्टिस सेट में, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही चीज़ मांगूंगा मैं आपसे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर, और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो यहां पर जो शब्द दिया गया है वो है दवाई, ठीक है। तो दवाइयों से कह रहा, दवाई से कौन सा यहां पर बहुवचन बनेगा। प्रश्न आपको सरल दिख रहा होगा बेटा, पर इतना आसान भी नहीं है, याद रखिएगा। थोड़ा सा हम गहराई में जाकर आज अध्ययन करने वाले हैं, तो धैर्य के साथ में जो भी मैं आपको बता रहा हूं समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, तो देखिए दवाई का कह रहा है यहां पर कि बहुवचन वाला यहां पर रूप कौन सा होगा। ऑप्शन ए यहां पर दवाइयां हैं, ठीक है, दवाइयां हैं, और दवाएं, दवाइयां। तो कमेंट कर दीजिएगा, आता भी है तो भी करें, और नहीं भी आता है कोशिश करिएगा आंसर देने की, ठीक है। चलिए, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, दवाइयां। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि यहां पर लिखा है दवाई, याद रखिएगा क्या लिखा है, दवाई। तो जो दवाई के लिए इसका बहुवचन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, दवाइयां। बड़ी ई की यहां पर मात्रा रखते हैं, याद रखिएगा, और यहीं पर आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो देखिए बच्चे, मेरा यही उद्देश्य रहा है प्यारे, कि मैं आपकी जो भी आप त्रुटियां कर रहे हैं, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, उनका निदान करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है प्रैक्टिस सेट। अब मैं यहां पर रूल बता रहा हूं यहां पर कि यह किस कारण से हुआ है, समस्या है तो उसका समाधान भी हम करेंगे। चलिए, तो देखिए दवाई से क्या बनता है यहां पर, दवाइयां, दवाइयां। तो ऑप्शन यहां पर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब यहां पर आपको दो रूल समझना है। आपको समझना है एक तो इकारांत क्या होता है, एक शब्द यहां पर आप समझ लीजिए इकारांत, ठीक है, इकारांत और ईकारांत, ठीक है, ईकारांत। अब देखिए आपको दो शब्द दूंगा मैं यहां पर, जिसके माध्यम से यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, जब भी इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द आते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द आते हैं, जैसे इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में आपके सामने लिख रहा हूं। एक यहां पर एग्जाम्पल है रीति, ठीक है, एग्जाम्पल है रीति। अब इसका मुझे क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। रीति यहां पर एक वचन है और रीति का बहुवचन बनाना है। तो बेटा जो यहां पर छोटी ई की मात्रा लगी है इसको क्या बोलेंगे, इकारांत, ठीक है। जैसे आपका दवाई, तो दवाई में बड़ा ई आया है पीछे, तो ये कैसा हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा। पहले तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, ठीक है। तो रीति से यदि आपको बहुवचन बनाना है, यदि वो शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है, समझिएगा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके पीछे क्या जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं, या जोड़कर क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा, रीतियां। और इसमें ती क्या रहती है, पहले से ही छोटी है, क्योंकि इकारांत है, ठीक है, पहले से ही छोटी है तो छोटी ही रहेगी। अब यहां पर जो आपको समझना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, जैसे मैंने आपके सामने एक तो उदाहरण बताया है यहां पर दवाई। तो देखिए दवाई, तो दवाई से हम यहां पर क्या बनाना है, बहुवचन। तो बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें या जोड़ देंगे, क्या, या।
और जो भी इकारांत शब्द था उसको क्या कर देंगे, बड़ी ई की जगह पर छोटी ई कर देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, दवाइयां, दवाइयां। तो ये आपका बहुवचन वाला शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए एक और उदाहरण देता हूं जिन बच्चों को भी यहां पर समझ में नहीं आया है इस एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए यहां पर देखिए एक शब्द है टोपी, आपको याद रखना है। ठीक है, टोपी। तो टोपी में देखिए पी यहां पर बड़ा है, तो ये कैसा हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो टोपी से बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें या जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं। और जो पी होता है इसकी मात्रा को स्थानांतरित करके क्या कर देते हैं, बड़ी की जगह छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, टोपियां। ठीक है, इसी तरह एक शब्द लेता हूं मैं कली। ठीक है, तो कली से क्या बनता है शुद्ध रूप इसका, बहुवचन, कलियां। ठीक है, बड़ा नहीं होता, याद रखिएगा इसको। तो यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं बेटा। ये छोटी छोटी सी बात है आपके एग्जाम में जानने के लिए। और जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें यहां पर देखिए, जैसे ये सेम है, ये सेम, तो यहां पर हमें चारों विकल्प हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं और प्रश्न बेटा गलत हो जाता है, जिससे हम माइनस मार्किंग के शिकार होते हैं और दूसरे प्रश्न की आत्मा निकल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, माइनस मार्किंग नहीं चाहते हैं तो कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आया हो आपको तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अभी तक भी यदि मेरे कहने पर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न है आपके सामने। चलिए क्या कह रहा है, प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, हाथी पर हौदा रख दो, जया एक बुद्धिमान बालिका है और कुख्यात आतंकवादी मारा गया। चलिए बेटा, समय है आपके लिए 30 सेकंड का। कमेंट कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए जितनी जल्दी आप प्रश्न का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे आपका मानसिक विकास होगा बेटा, प्रश्न करने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। वैसे ही क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में आपके पास समय थोड़ा कम होता है, और कम समय के लिए एक ही उपचार है कि प्रश्नों को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। तो देखिए चाहे वो जीके हो और हिंदी, दोनों विषय की प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड किए जाते हैं बेटा। आप जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, लगातार आप क्रम से देख सकते हैं इनको। इतना ज़्यादा कोई भी टीचर नहीं समझाता है, याद रखिएगा। 100, 1000, ठीक है, 100 प्रश्न लेते हैं, याद रखिएगा, 500 प्रश्न, और सीधे आंसर मार्क करके आगे निकल जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि देखिए 20 प्रश्न लेने का या 30 प्रश्न लेने का, मेरा यही उद्देश्य है कि साथ में जो भी आपकी गलतियां अभी भी हो रही हैं उनमें सुधार आना जरूरी है। यदि आप अभी भी अपनी गलतियों को नहीं परखते हैं तो फिर आपका एग्जाम मुश्किल पड़ जाएगा बेटा निकालना। ठीक है, तो सेल्फ एनालिसिस करते रहिए कि गलती आपकी कहां पर है। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं परखेंगे तब तक आप निखरेंगे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए पढ़ते हैं यहां पर ऑप्शन ए से, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, बताइए। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से हमसे पूछा है यहां पर शुद्ध नहीं बेटा, माफ कीजिएगा, अशुद्ध वाक्य पूछा है। क्या अशुद्ध वाक्य कौन सा है, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। चलिए तो यहां पर जो अशुद्ध वाक्य है वो है आपका कि जया एक बुद्धिमान बालिका है। ठीक है, तो बुद्धिमान का यहां पर जो बुद्धिमान है वो कैसा है, पुरुषवाचक है। ठीक है, कैसा है, पुरुषवाचक है। लेकिन जो इसका स्त्रीलिंग बनेगा कैसा है, पुल्लिंग है ये, और इसका जो स्त्रीलिंग बनेगा वो हो जाएगा बुद्धिमती। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। तो इसको आपको याद रखना है, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ शब्द यहां पर आपको मैं बता रहा हूं जो यहां पर आप गलतियां करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने बुद्धिमान बताया था। ठीक है, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, बुद्धिमान यहां पर क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और बुद्धिमती क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहां पर बोला जाएगा कि जया एक
बुद्धिमती बालिका है। ठीक है, अब देखिए बालिका, तो पहले तो बच्चे जहां पर गलती करते हैं, एक तो है बालक शब्द, बालक, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है? बालिका होता है। आपके सामने भी लिखा है, फिर भी मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा इसको। दूसरा शब्द जो आपको याद रखना है यहां पर, चलिए ऑप्शन सी हमारा सही था। दूसरा जो शब्द आपको याद रखना है नायक, नायक आपका पुल्लिंग है और जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा? नायिका। ठीक है, इसके बाद कवि, बेटा कवि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। और जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो कहां पर होती हैं, मैंने समझी है यहां पर। ठीक है, कि कहां पर बच्चे गलती करते हैं, बच्चों के दिमाग में आता है बेटा, आता है कि जो कवि है उससे क्या हो जाएगा? कवि इत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि इत्री हो जाएगा। और यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन जो शुद्ध रूप होता है इसका क्या होता है, ये जो कवि के साथ में आप वी लगा यहां पर बनाते हैं वो नहीं होगा, इसका होता है कवि इत्री। क्या हो जाता है? कवि इत्री हो जाता है। ठीक है, बी पर छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है। इसके अलावा विद्वान, तो विद्वान यहां पर क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा विदुषी। ठीक है, साधु, साधु का क्या होगा? साध्वी। ठीक है, साध्वी। चलिए जैसे महान, तो महान का क्या हो जाएगा? महती। बोलते हैं ना आपकी महान कृपा होगी, तो वो गलत होता है, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? आपकी महती कृपा होगी, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बोलते हैं, देखिए विद्वान, आपकी बालिका विद्वान है, तो वो सही नहीं है, गलत है बेटा, आपकी बालिका क्या है? विदुषी है। ठीक है, सही क्या होगा? विदुषी होगा। तो ये सभी आपको याद रखना है, और जो इंपोर्टेंट थे और जहां से ज्यादातर प्रश्न बनता है। बुद्धिमान बताया, बुद्धिमान का क्या होता है? बुद्धिमती। श्रीमान का क्या होता है? श्रीमती होता है। नेता यदि पूछता है तो नेता का क्या होता है? नेत्री होता है। जैसे हम बोलते हैं अभिनेता, तो अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री। ठीक है, महान का महती हो गया, नायक का नायिका हो गया, बालक का बालिका हो गया। याद रखना है आपको, ये सभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको। देखिए यदि आप किसी बुक्स में पढ़ते हैं या फिर किसी टीचर के यहां, तो आपको पूरा वो एक पूरा मिलेगा 2-3 पेज का। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जहां से प्रश्न उठकर आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? चलिए बताइएगा कि भारत की राजधानी डॉट डॉट मैं जा रहा था, सी ऑप्शन, और आपका ये डी ऑप्शन है। आज का पीडीएफ थोड़ा सा प्रिंट करने में बेटा प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, गलत हो गया है यहाँ पर कहीं कहीं पर कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। चलिए, तो देखिए लोप चिन्ह कह रहा है बेटा, लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यदि आप ये समझ गए तो आप आंसर अपने आप ही लगा दोगे इसका। लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जैसे जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं और हमें कहीं पर खाली स्थान छोड़ना पड़ रहा है वहां पर, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है लोप चिन्ह। ठीक है, लोप का मतलब ही होता है गायब, याद रखिएगा। लोप का मतलब क्या होता है? गायब होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोप चिन्ह कैसा होता है समझिएगा। यहां पर आपने देखा होगा, जैसे हमें यहां पर आप जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके बुक्स में पीछे की ओर अभ्यास करो एक चैप्टर दिया होता है, टॉपिक दिया होता है। ठीक है, वहां पर बच्चों को अभ्यास करने के लिए क्या करते हैं, लिखा होता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसके लिए देखिए ऐसी खाली जगह छोड़ देते हैं ना। ठीक है, तो जो इसका चिन्ह होता है कुछ इस तरह से होता है, डॉट 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 और प्लस प्लस प्लस। यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा, डॉट 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 और प्लस प्लस प्लस, इसको बोला जाता है लोप चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब याद जो रखना है आपको सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, एक तो है जो आपका जो ये जीरो दिख रहा है ना, जीरो को इसको क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। यदि आपने कल का प्रैक्टिस सेट देखा है तो मैंने सभी चिन्ह बताए थे वहां पर, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना, सभी चिन्ह बताए थे। और जो आज का प्रैक्टिस सेट मैं ले रहा हूं उसी के आधार पर ले रहा हूं। देखिए जितने मैंने बनाए हैं अभी तक, मैंने सभी प्रैक्टिस सेट में कोशिश की है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया दूं। ठीक है, और भरपूर मैंने समझाने की कोशिश की है, काफी ज्यादा समझाया मैंने। एक प्रश्न पे मैंने 10-10 मिनट 20-20 मिनट तक लगा दिया बेटा। उद्देश्य यही था कि आपकी जो भी गलतियां आप कर रहे हैं जहां पर, वो गलतियां ना हो।
और फिर जो आज का मैंने मॉडल पेपर बनाया है आपके एग्जाम के लिए, इसमें मैंने देखा कि आपके एग्जाम में जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और उसी को ध्यान में रखकर एक कंप्लीट एक आपके लिए मॉडल पेपर है। यदि आप इसको आज कर रहे हैं ना अच्छे से, और आपका इसमें एवरेज अच्छा रहता है मार्क का, तो समझ लीजिएगा कि आपका हिंदी कोर्स बढ़िया कंप्लीट है। ठीक है, पर कोशिश करते रहिएगा, रिवीजन आपको जारी रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना पड़ेगा। छोड़ते हैं तो आपका समझ लीजिएगा कि यही आपका गोल्डन टाइम है। यदि आपने इसी टाइम का उपयोग नहीं किया तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा। जो आप साल भर से तैयारी कर रहे हैं या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, महत्व होता है जो अभी आपका टाइम चल रहा है। इसमें जितने ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा आप प्रश्न लगाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके ज्ञान में निखार आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? हम शून्य को बोलते हैं। इसका उपयोग किया जाता है किसी चीज़ को हमें शॉर्ट लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा इंग्लिश में यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे हम लिखते हैं MBBS, MBBS। ठीक है, हम लिखते हैं BSc, तो आपने देखा होगा ये डॉट लगा होता है, लगा होता है ना। तो डॉट का प्रयोग कहां पर किया जाता है? शब्दों को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, और हिंदी में जब शब्दों को शॉर्ट करना हो तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश में जब हमको इसको प्रयोग करना हो तो हम डॉट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए, इसके बाद है आपका यहां पर जो प्रयोग हुआ है अल्प विराम। अल्प विराम होता है कहीं पर हमें बिल्कुल थोड़े समय के लिए रुकना हो, जैसे बोलो मगर धीरे से। ठीक है, समझिएगा मैं कैसे इसका उच्चारण कर रहा हूं, समझिएगा, वाक्य को पढ़ रहा हूं। मैं बोलता हूं बोलो मगर धीरे से, तो वहां पर थोड़ी सी रुकावट है। ठीक है, जब थोड़ी सी रुकावट हो जहां पर, वहां पर करते हैं हम अल्प विराम का। इसके अलावा देखिए, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो होता है आपका अर्ध विराम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कल का जो प्रैक्टिस सेट मैंने बताया है उसमें देख लीजिएगा आप। ठीक है, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्र हो उठती श्वासा। कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है? चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि भयानक रस है, विभत्स है, करुण रस है और रौद्र रस है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? पहले तो आप बताइएगा कमेंट करके, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा या फिर जुगुप्सा भी बोलते हैं। ठीक है, जुगुप्सा। तो जहां पर भी घृणा हो आपको, जहां पर भी आपको घृणा के कारण हटने का मन करे, वहां पर क्या होती है? विभत्स रस होता है। ठीक है, जैसे देखिए, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, तो जब दुर्गंध आ रही हो, वहां से सड़ा हुआ मांस पड़ा है, देखा नहीं जा रहा, तो इसको देखकर क्या होगा? घृणा होगी। ठीक है, तो यहां पर कौन सा, जहां पर भी घृणा स्थायी भाव आता है वहां पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। ठीक है, भयानक रस, जहां पर भय हो, ठीक है, डर उत्पन्न हो रहा हो, वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। करुण, शोक जहां पर हो, ठीक है, जहां पर क्या हो बेटा? शोक हो, वहां पर होता है करुण रस होता है। रौद्र रस कहां होता है? जहां पर क्रोध स्थायी भाव होता है। ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है? मूल भाव होता है। स्थायी भाव को क्या बोलते हैं? मूल भाव। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं है? चलिए बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि पीला है, झटपट, घुड़साल और पंकज। चलिए, तो पंकज पहला, देखिए यहां पर डी ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, पंकज। तो पंकज को हम देखिए यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंक और रज। तो पंक का मतलब होता है क्या बेटा? कीचड़, या जिसको हम दलदल बोल सकते हैं। ठीक है, कीचड़। और रज का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, उत्पन्न होना। ठीक है, यहां पर जो रज का अर्थ निकल रहा है वो क्या है? उत्पत्ति या उत्पन्न होना। तो जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं ना बेटा। कीचड़ में उत्पन्न जो हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? कमल। तो जब भी बेटा किसी विशिष्ट अर्थ निकल रहा हो कोई शब्द का, किसी शब्द का जहां पर कोई विशिष्ट अर्थ निकल रहा हो, जैसे मैं बोलता हूं कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला का मतलब क्या? कमल। तो वहां पर कौन सा शब्द होगा? योग रूढ़ शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा।
याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन आपका कह रहा है कि घुड़साल। देखिए, घुड़साल में कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो शब्दों के योग से बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? यौगिक शब्द बोला जाता है। लेकिन जो शब्द बना है उसका भी सार्थक, वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। तो उसमें कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होता है। जैसे मैं बोलता हूं घुड़साल, घुड़ का यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है? घोड़ा। साल का जो जगह होती है, ठीक है, रहने का स्थान। तो घुड़साल क्या हो गया? घोड़े का रहने का स्थान। तो इसमें कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। झटपट में भी क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, पीला। अब समझिएगा यहां पर, पीला, पीला में कौन सा शब्द होगा? पीला में शब्द हो जाएगा, रूट शब्द हो जाएगा, ठीक है। रूट शब्द क्या होते हैं? जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कि जिसके खंड नहीं किए जा सकता है, ठीक है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? रूट शब्द बोलते हैं। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा यस, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, देखिए, चाहे वो साहित्य हो या व्याकरण, आज का प्रैक्टिस सेट, जो आज का जो मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए, इसमें दोनों को मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है। मुझे लगा कि देखिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देने चाहिए, और जो ऐसे प्रश्न जो अभी तक मैंने नहीं दिए हैं इसका भी ख्याल रखा है। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ आपको नया देना है ताकि आपके ज्ञान वर्धन हो सके आपका, ठीक है। चलिए, सूफी संतों की शैली बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है गजल है, मनसवी है, तर्जुमा है और मर्सिया। तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सूफी संतों की शैली क्या रही है? मनसवी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए शब्दों में से सुषुप्ति के विलोमार्थी शब्द की पहचान करें। क्या कह रहा है कि जो भी आपके शब्द ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको सुषुप्ति का विलोम शब्द बताना है, विपरीत शब्द बताना है जिसका विपरीत अर्थ निकल रहा हो। चलिए, ऑप्शन ए दैनिक, जागृति, जंगम और स्थूल। तो स्थूल का क्या होता है? स्थूल का होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म होता है। जंगम, जंगम का होता है या वर, या वर। दैनिक, दैनिक का क्या होता है? साप्ताहिक, साप्ताहिक, ठीक है। बचा जागृति। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुषुप्ति का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जागृति हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जंगम है, स्थूल और दैनिक, ये तीनों बेटा पूछे गए हैं। जंगम भी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, स्थूल भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए चलिए बेटा, एक और प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है राम घाट पर, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और 10 अश्वमेध घाट पर। चलिए, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? 80 घाट पर हुआ था, ठीक है। अब देखिए, तुलसीदास, तुलसीदास तो आप जानते हैं कि लगभग मुझे लगता है कि हिंदी यदि पूछा जाता है और साहित्य की बात होती है तो तुलसीदास तो इंपोर्टेंट हर जगह है। तुलसीदास से प्रश्न बनता ही बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए कौन से यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट यहां पर, चलिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है जन्म। तो तुलसीदास का जन्म यदि आपसे पूछता है कि कहां पर हुआ तो आप कहेंगे सर चित्रकूट, चित्रकूट जिला का राजापुर ग्राम, ठीक है। कहां पर हुआ? चित्रकूट जिला का राजापुर गांव है एक, वहां पर हुआ था तुलसीदास जी का जन्म, राजापुर गांव, ठीक है। चलिए, दूसरा जो आपको याद रखना है, निधन तो मैंने आपको प्रश्न में ही बताया है कि निधन कहां पर हुआ था? 80 घाट में, लेकिन पूछ सकता है कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको भी आप याद रखना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुलसीदास जी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है, वो कहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए, एक तो आपको गुरु याद रखना है, गुरु ज्यादातर पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, तो याद रखना है नरहरिदास, ठीक है। इनके गुरु कौन हुए? नरहरिदास। दूसरा आपको याद रखना है रचनाएं। अब रचनाओं से कैसे प्रश्न बनते हैं इसको देखिएगा।
पहली जो रचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, इसको भी याद रखिएगा। क्या है? महाकाव्य। अब यहां से प्रश्न कैसे बनता है समझिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कृति बताइए, एक रचना बताइए जो अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस किसमें लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है, किसमें लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा जो आपको याद रखना है कि विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? कवितावली। तो विनय पत्रिका और कवितावली दोनों रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, ब्रज भाषा में। ठीक है, दोनों से यहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, जो भी, ठीक है, जो भी देखिए एग्जाम्स रहे हैं यहां पर प्रश्न बन चुके हैं। एक तो विनय पत्रिका और कवितावली से संबंधित पूछा गया था कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तो दोहावली हो गया, रामचरितमानस मैंने आपको बता दिया, विनय पत्रिका, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, ये आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आपके सामने है अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? ऑप्शन है भास्कर, द्वारका, कृष्णांगनी और प्रज्वलित। ठीक है, तो भास्कर भी सही है, द्वारका, प्रज्वलित, कृष्णांगनी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी पूछा है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? कृष्णांगी। क्या हो जाएगा? कृष्णांगी। ठीक है, कृष्णांगी का मतलब होता है दुबली पतली शरीर वाली लड़की। ठीक है, कृष्णांगी किसको बोला जाता है? दुबली पतली शरीर जिसका है, जिस लड़की का, उसको क्या बोलते हैं? कृष्णांगी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहां पर हमारा सी आंसर हो जाएगा। जो गलत है वो क्या है? कृष्णांगनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि रूपक अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। चलिए, तो रूपक अलंकार का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा है, बताना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए है, कह रहा है कि चारुचंद की चंचल किरणें और खेल रही थी जलथल में। तो देखिए, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की, या जिसको बोल सकते हैं एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार। देखिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें, चा का बार बार उच्चारण यहां पर किया जा रहा है। किसका? चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा कह रहा, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी और हवई उर्वशी के समान। चलिए, तो देखिए यहां पर दो बार, एक तो उर्वशी ये है और एक दूसरा जो उर्वशी है ये है। तो देखिए यहां पर जो अलंकार होगा वो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है कि जहां, जिस पंक्ति में, ठीक है, जहां पर भी किसी शब्द को कोई शब्द बार बार आ रहा हो और उस शब्द का बार बार अर्थ बदल रहा हो। ठीक है, किसी शब्द की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो और उसका प्रत्येक बार अर्थ बदल जाए, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। जैसे देखिए यहां पर जो पहला उर्वशी है, यहां पर दो उर्वशी आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो उर्वशी का जो अर्थ निकल रहा है यहां पर अप्सरा। आपने अप्सरा उर्वशी का नाम सुना होगा। ठीक है, एक उर्वशी का नाम क्या है? अप्सरा। और जो कह रहा है पहली जो यहां पर उर्वशी है, इसका जो अर्थ निकलता है हृदय में बसी हुई। कह रहा है कि तू मोहन के उर्वशी, मतलब तू मोहन के, किसमें? राधिका जी को बोल रहे हैं कि तू मोहन के उर्वशी, कृष्ण जी के हृदय में बसी हुई है। ठीक है, तो एक तो निकलता है हृदय में बसी और दूसरे का अर्थ निकलता है क्या? उर्वशी। ठीक है, तो यहां पर जो अलंकार होगा वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तीसरा, चलिए जो तीसरा है, कह रहा है को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के बीर। चलिए, तो हमें जो समझना है वो तीसरी पंक्ति है, यहां पर तीसरा ऑप्शन है। कह रहा है कि को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के बीर। तो देखिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यहां पर होगा श्लेष अलंकार।
कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब जो बच्चों को यहां पर समस्या आती है वो कहां पर आती है? एक तो आती है यमक और श्लेष, दोनों में अंतर ही नहीं समझ पाते। तो यमक का सीधा सीधा रूल है कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार किसी शब्द की आवृत्ति हो रही हो और उसका प्रत्येक बार अर्थ बदल जा रहा हो, ठीक है, अर्थ उसका भिन्न भिन्न निकलता हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार क्या होता है? कि कोई शब्द कितनी बार आए? केवल एक बार आए और उसके अर्थ कितने निकले? एक से ज्यादा निकले, तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। जैसे समझिएगा, यहां पर जो श्लेष होता है इसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना होता है, ठीक है। तो चिपकने के लिए यहां पर आपको समझना है, मान लीजिए वृष भानुजा, तो वृष भानुजा यहां पर कितने अर्थ निकल रहे हैं? यहां पर दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो वृष भानुजा किसको बोल, देखिए हलधर, क्या बोल रहा है? हलधर। तो हलधर किसको बोला जाता है? बैल को बोला जाता है। हलधर किसको बोलते हैं? बैल, जो खेतों में जुताई के काम में आते थे, ठीक है। तो हलधर एक तो बैल को बोलते हैं, और हलधर किसको बोला जाता है? बलराम जी को भी बोला जाता है, ठीक है। बलराम दाऊ जी थे ना, उनको भी बोला जाता है हलधर। तो यहां पर जो अर्थ है वो कितना निकल रहा है? एक से दो बार निकल रहा है, ठीक है। कोई शब्द कितनी बार आया हो? एक बार। चलिए ऑप्शन डी है, यहां पर कह रहा है कि मन सागर मनसा लहरे बूढ़े बड़े अनेक वहे अनेक। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है। जहां पर हम उपमेय को क्या करते हैं? उपमान के रूप में मान लेते हैं, या फिर देखिए उपमेय को क्या है? उपमेय के रूप में दिखाया जाए, जहां पर वहां पर होता है रूपक अलंकार। चलिए यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक है कि जहां पर भी आपको ये योजक चिन्ह दिखाई देता है वहां आप समझ लीजिएगा रूपक अलंकार है। लेकिन रूपक अलंकार के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि देखिए वाक्य में ना तो सा होना चाहिए, न सम होना चाहिए, न सी होना चाहिए, और सरिस, और ठीक है, सा सम सी सरिस, इस प्रकार के शब्द नहीं होने चाहिए। यदि वाक्य में इस प्रकार के शब्द हैं तो वहां पर जो अलंकार होगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार में भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेंगे। यदि इस प्रकार के शब्द नहीं है और योजक चिन्ह दिया गया है तो वहां पर जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए मन, मन की तुलना किससे की जा रही है? सागर से। लेकिन यहां पर जो मन है इसको किसके रूप में? सागर की संज्ञा दी जा रही है। यहां पर किसको? मन को सागर की संज्ञा दी जा रही है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि उपमेय को जहां पर उपमान के रूप में दिखाया जाए, ठीक है, वहां पर होता है रूपक अलंकार, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चलिए तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो गोमल है, गोमल क्या है? तत्सम शब्द है। गोमल का जो तद्भव होता है वो होता है गोबर। क्या होता है? गोबर, ठीक है। चलिए फूल, फूल कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और फूल का जो तत्सम होता है वो होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प होता है। बच्चा, बच्चा का होता है वत्स, ठीक है। आपने महाभारत देखी होगी, देखी ना? तो महाभारत में क्या बोलते हैं? वत्स शब्द प्रयोग करते हैं ना। तो बच्चा का क्या होता है? वत्स। ऊंट, ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र होता है, उष्ट्र, ठीक है। ऊंट का पर्यायवाची वो तत्सम क्या होगा? उष्ट्र होता है। चलिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। बताइए। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पर खड़ी बोली से संबंधित कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। खड़ी बोली पहले तो देखिए इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए तो पहला तो जो प्रश्न बनता है खड़ी बोली से, देखिए खड़ी बोली को क्या बोला जाता है? कौरवी बोला जाता है, ठीक है। अब जो यहां पर आपको पॉइंट याद रखना है कि खड़ी बोली के जनक किसको कहा जाता है? तो खड़ी बोली के जनक किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है। आमिर खुसरो, आमिर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। दूसरा जो आपको इंपोर्टेंट यहां से खड़ी बोली से बनता है, पूछा जाता है कि खड़ी बोली का जन्म किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो किस भाषा से हुआ है? सौर सैनी
आप कहेंगे सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, सौर सैनी देखिए मैंने यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखा हो तो पूरा विस्तार से यह बताया है कि सौर सैनी अपभ्रंश क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो अपभ्रंश है तो इसका जो पहला पार्ट है वो है भाग है वो है सौर सैनी अपभ्रंश, और सौर सैनी के अंतर्गत आती हैं पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई और पहाड़ी हिंदी हो गई। तो जो आपका खड़ी बोली है वो किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए कौरवी हो गया, कन्नौजी, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया और हरियाणवी, ये आपकी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोली है। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब राहुल संकृत्यायन से संबंधित देखिए जो भी यहां पर पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली चीज है राहुल संकृत्यायन से, वो पूछी जाती है इनकी रचनाएं, और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो पहले तो जो आपको याद रखना है घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है, सॉरी घुमक्कड़ शास्त्र, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, घुमक्कड़ शास्त्र। दूसरी याद रखना है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन की है। तीसरी जो याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न यदि राहुल सांकृत्यायन देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तीसरा है बोलगा से गंगा तक, बोलगा से गंगा तक। बोलगा कहां की नदी है, यूरोप की नदी है, याद रखिएगा, जीके भी कवर कराऊंगा साथ में। चलिए, और जो चौथी यहां पर रचना है वो है हिंदी काव्यधारा, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, हिंदी काव्यधारा, ये रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी गई रचनाएं हैं राहुल सांकृत्यायन से, तो ये आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए जो आपके सामने अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइएगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। चलिए, पहला ऑप्शन देखिए यहां पर सा और हा, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, चा छा जा झा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और चा छा झा को क्या बोला जाता है, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके कैसे व्यंजन, ता था दादा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ता वर्ग के अंतर्गत, और जो या रा लावा है ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ऑप्शन यहां पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक शब्द का तत्सम बताना है आपको। ऑप्शन है इक्षु है, इक्षु है और इक्षु है और ऊख। तो देखिए ईख क्या होती है, गन्ना, क्या होती है, गन्ना, गन्ना को क्या बोलते हैं, ईख बोलते हैं, और इसका तत्सम पूछा है, तो तत्सम क्या होगा, ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उत्तर धन अयन, उत्तरायण, तथा धन एव तथ्यु, और सी कह रहा है कि तद धनमति, तदमति, और सद धन गति, सदगति। चलिए, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सदगति में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, 2 व्यंजनों के जो से मेल से जो संधि बनती है वो कौन सी संधि बनती है, व्यंजन संधि। जो यहां पर रूल है मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बता चुका हूं, फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो रूल है देखिए, जब भी कोई, समझिएगा, का, चा, टा, ता और पा, यदि इन वर्ड्स के बाद, इन शब्दों के बाद में, वर्ण के बाद में यदि आपको कोई स्वर मिलता है, ठीक है, या फिर या रा ला वा मिलता है, ठीक है, या इसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड मिलता है, तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर क्या हो जाता है, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे यहां पर आया है ता, और ता के बाद में हमारा यहां पर का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहां पर ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए कह रहा है सु है, सम है, सन है और सा।
संतोष शब्द में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। चलिए इसका विच्छेद करके देखते हैं, ठीक है। और संधि कमेंट करिएगा, संतोष में संधि कौन सी है। तो इसका जो विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, सम धन तोष, ठीक है। क्या हो जाएगा, सम धन तोष। चलिए तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। ऑप्शन ए परामर्श, पराधीन, पराभव और पराजय। तो परा उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे जोड़ते हैं शब्दांश, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो देखिए परामर्श, परामर्श में कौन सा है, परा उपसर्ग। पराधीन, तो इसका जो विच्छेद होगा पर धन अधीन, ठीक है, पर धन अधीन। तो इसमें कौन सा है, पर है। हमसे पूछा है परा, तो ऑप्शन बी यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पराभव में भी परा है, ठीक है, और पराजय में भी क्या है, परा उपसर्ग से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक अशुद्ध युग्म बताना है, आपको कौन सा है। चलिए कह रहा है, देखिए सेठ का हो जाएगा श्रेष्ठी, ये भी सही है। टकसाल का क्या हो जाएगा, टंकशाला, ठीक है। रहट का क्या हो जाएगा, अरहट। और कह रहा है कि कटहल का हो जाएगा कंठफल। तो कटहल का क्या होता है तत्सम, कंठफल होता है। रहट, रहट में क्या होता है, यहाँ पर रहंट होता है, रहंट, चांद बिंदी लगी होती है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अशुद्ध युग में कौन सा है, रहंट का क्या होता है, अरहट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, बताइए। तो भर्ता का, ये बैगन वाला भर्ता नहीं है, याद रखिएगा। भर्ता का जो अर्थ होता है वो होता है पालन पोषण करने वाला। कौन होता है, पालन पोषण करने वाले को क्या बोलते हैं, भर्ता बोलते हैं, ठीक है। और भर्ता का विलोम क्या होगा, क्या हो जाएगा, भर्तृ। भर्तृ का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाली महिला, ठीक है। कौन होती है, पालन पोषण करने वाली महिला को क्या बोलते हैं, भर्तृ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सही होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बस दोस्तों आज बस इतने ही प्रश्न हैं। और कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और कितने प्रश्न आपने यहां पर अटेम्प्ट किए हैं, जो आपके यहां पर प्रश्न सही हुए हैं वो भी बताइएगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।